28 जून 1914। साराजेवो, बोस्निया तब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा था। शाही दौरे के लिए सड़कों पर भीड़ लगी हुई थी। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी, उनकी ओपन टॉप कार शहर से गुजर रही थी, राहगीरों को वेव करते हुए। लेकिन भीड़ में ब्लैक हैंड के मेंबर्स छुपे हुए थे, सर्बियन नेशनलिस्ट्स, जिनकी एक खतरनाक प्लानिंग थी। उनका मानना था कि बोस्निया सर्बिया का है, ऑस्ट्रिया हंगरी का नहीं। आर्कड्यूक का विजिट एक प्रोवोकेशन था और वे हमला करने के लिए डिटरमाइंड थे। पहला असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल हो गया। एक बॉम्ब आर्कड्यूक की कार से उछल गया, जिससे राहगीर घायल हो गए। शेखन कप्पल ने आगे एस्केलेटिंग न जारी रखा, अपने विजिट को कंटिन्यू करने के लिए डिटरमाइंड थे। एक क्रिटिकल मिसलिटल ने उनकी कार को गलत सड़क पर भेज दिया, ठीक वहीं जहां गैवरिलो प्रिंसिप, एक और एसेसिन, खड़ा था। बड़े चांस से कार प्रिंसिप के सामने रुक गई। उसने उस मोमेंट को कैप्चर किया। 2 शॉट्स फायर किए। सोफी को पेट में गोली लगी, फ्रांस फर्डिनेंड को गर्दन में। कैओस फैल गया। रॉयल कपल अपनी कार में मर रहे थे। उस दिन फायर किए गए शॉट्स सिर्फ 2 लोगों पर एम नहीं थे, वे पूरे यूरोप में गूंजने वाले थे। साराजेवो का सेलिब्रेशन कुछ ही सेकंड्स में हॉरर में बदल गया। असैसिनेशन वह स्पार्क था जो एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी को इग्नाइट करने वाला था। अटैक की न्यूज तेजी से फैली, दुनिया को शॉक कर दिया। शहर की सड़कें, जो कभी चीरेड से भरी थी, अब सायरन और पैनिक से गूंज रही थी। उस फेटफुल डे के बाद दुनिया कभी सेम नहीं रहेगी। आर्कड्यूक की डेथ ने इवेंट्स की एक ऐसी चेन शुरू कर दी जिसे कोई रोक नहीं सका। दुनिया कगार पर खड़ी थी, आने वाले तूफान से अनजान। फ्यूज जल गया था, यूरोप फटने वाला था। असैसिनेशन की न्यूज पूरे यूरोप में फैल गई। वियना में आउटरीच फैला दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को ब्लेम किया। उन्हें यकीन था कि सरकार अटैक के पीछे थी। बदले की मांगे तेज होने लगी। एम्पायर ने सर्बिया को कुचलने का चांस देखा। रशिया, स्लाव्स का प्रोटेक्टर, ने ऑस्ट्रिया हंगरी को सर्बिया को नुकसान न पहुंचाने की वार्निंग दी। अलायंसेस के हिलने से टेंशन बढ़ गई। बर्लिन में कैसर विल्हेम ने ऑस्ट्रिया हंगरी को एक ब्लैंक चेक ऑफर किया, अनकंडीशनल सपोर्ट। एनबोल्डेंड होकर ऑस्ट्रिया हंगरी ने वॉर की तैयारी की। लंदन और पेरिस में डिप्लोमेट्स ने पीस के लिए अर्ज किया, लेकिन उनकी वार्निंग्स को अनसुना कर दिया गया। क्राइसिस फैल गया। अलायंसेस क्लॉकवर्क की तरह टुगेदर हो गए। जो एक लोकल ट्रेजेडी के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक यूरोपियन इडिजेंसी थी। वॉर के गियर्स लगातार घूमते रहे। असैसिनेशन ने एक फ्यूज जला दिया था और यूरोप का पाउडर केक फटने के लिए तैयार था। पुरानी राइवलरीज और सीक्रेट ट्रीटीज ने कॉम्प्रोमाइज को इम्पॉसिबल बना दिया। कॉन्टिनेंट ने कॉन्फ्लिक्ट के लिए खुद को तैयार किया। दुनिया देखती रही। आने वाले तूफान को रोकने में पावरलेस थी। पहला डोमिनो गिरने वाला था। साराजेवो के 1 महीने बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। बेलग्रेड पर आर्टिलरी गरजी। दी ग्रेट वॉर शुरू हो गया था। रशिया ने सर्बिया को डिफेंड करने के लिए मोबिलाइज किया। बर्लिन में अलार्म बजने लगे। जर्मनी घिरने के डर से रशिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। श्लीफन प्लान को स्पीड की जरूरत थी। जर्मनी ने अगला अटैक फ्रांस पर किया, न्यूट्रल बेल्जियम से मार्च करते हुए। ब्रिटेन बेल्जियम को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रीटी से बंधा हुआ जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। एक ही हफ्ते में यूरोप वॉर में घिर गया। अलायंसेस ने एक रीजनल क्राइसिस को ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में बदल दिया। डोमिनोज गिरे ऑस्ट्रिया हंगरी, सर्बिया, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। हर नेशन प्रोमिसेस, थ्रेट्स और फियर से खींचा गया। दुनिया की ग्रेट पावर्स अब बैटल में लॉक थीं। वॉर तेजी से फैला और कंट्रीज को खींचता गया। पुराना ऑर्डर कुछ ही दिनों में कोलैप्स हो गया। दुनिया ने अविश्वास में देखा जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था। वॉर का स्केल अनप्रेसिडेंटेड था। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि यह कितनी तेजी से फैलेगा। वॉर की मशीनरी अनस्टॉपेबल थी। बाल्कन में पहले शॉट्स ने एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी को ट्रिगर कर दिया था। दुनिया वॉर में थी। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। यूरोप 2 आर्म्ड कैंप्स में बंट गया।
द सेंट्रल पावर्स और दी एलाइज। दी सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और बाद में ऑटोमन एम्पायर ने एक सॉलिड ब्लॉक बनाया। जर्मनी यंग और एम्बिशियस, मिलिट्री माइट और इंडस्ट्रियल पावर के साथ लीड कर रहा था। ऑस्ट्रिया हंगरी पुराना और डिवाइडेड अपने एम्पायर को एक साथ रखने के लिए लड़ रहा था। ऑटोमन एम्पायर लिटिल जोर लेकिन स्ट्रेटेजिक लॉस्ट हुई ग्लोरी को फिर से पाने के लिए शामिल हुआ। एक साथ वे नॉर्थ सी से मिडिल ईस्ट तक फैले हुए थे। दुनिया ने एक अनइमेजिनेबल स्केल के कॉन्फ्लिक्ट के लिए खुद को तैयार किया। टोटल वॉर के लिए स्टेज सेट था। सेंट्रल पावर्स के हार्ट में जर्मनी था, कॉन्फिडेंट, इंडस्ट्रियल और मिलिटरली एडवांस्ड। ऑस्ट्रिया हंगरी रेस्टलेस पीपल्स का एक पैचवर्क अपने टूटते हुए एम्पायर को प्रिजर्व करने के लिए लड़ रहा था। ऑटोमन एम्पायर शामिल हुआ, लॉस्ट हुई जमीनों को फिर से पाने और मोफियरनाइज करने की उम्मीद में। बुल्गारिया, बदला और टेरिटरी की तलाश में 1915 में वॉर में एंटर हुआ। इन चार नेशंस ने एक कॉन्टिगुअस ब्लॉक बनाया, एम्बिशन और डेस्परेशन से यूनाइट। उनके अलायंस ने नए फ्रंट्स लॉस्टले, बाल्कन से मिडिल ईस्ट तक। हर पार्टनर के अपने गोल्स थे, लेकिन सभी एलाइज के ऑन पोजीशन से बंधे थे। सेंट्रल पावर्स फॉर्मिडेबल थीं, लेकिन उनकी यूनिटी नाजुक थी। वॉर उन सभी को टेस्ट करेगा। एलाइड पावर्स फ्रांस, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन सेंट्रल पावर्स के खिलाफ यूनाइट होकर खड़े थे। फ्रांस ने पिछले डिफीट का बदला और लॉस्टे हुए प्रोविंसेस की वापसी चाही। रशिया विशाल लेकिन अनफियर डेवलप्ड जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी पर प्रेशर डालने के लिए केवल नंबर्स पर रिलाई करता था। ब्रिटेन अपनी पावरफुल नेवी के साथ पावर का बैलेंस बनाए रखने और अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करने का एम रखता था। सर्बिया ने शुरू से ही बहादुरी से लड़ाई की। बेल्जियम ने जर्मन इन्वेजन का रेसिस्ट किया। बाद में जापान, इटली और यूनाइटेड स्टेट्स एलाइज में शामिल होंगे। हर नेशन के अपने रीजंस थे, लेकिन सभी ने एक कॉमन एनिमी शेयर किया। एलायंस डाइवर्स था, कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ। दुनिया के सबसे शक्तिशाली एम्पायर्स अब सर्वाइवल के लिए एक स्ट्रगल में लॉक थे। वॉर ट्रूली में ग्लोबल था। वॉर का स्पार्क असैसिनेशन था, लेकिन इसका फ्यूल नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म था। नेशनलिज्म, अपनी नेशन में प्राइड पूरे यूरोप में हाई था, खासकर जर्मनी, फ्रांस और बाल्कन में एथनिक ग्रुप्स इंडिपेंडेंस का सपना देखते थे, जिससे कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेटिंग था। इंपीरियलिज्म ने ग्रेट पावर्स को कॉलोनीज और रिसोर्सेज के लिए लिटिल पिटिशन करने के लिए ड्राइव किया। एम्पायर बिल्डिंग में जर्मनी के लेट अराइवल ने रिसेंटमेंट और राइवलरी पैदा की। कॉलोनीज के लिए रेस्ट ने सस्पिशन और डिप्लोमेटिक क्लैशेस पैदा किए। जब वॉर आया तो यह एम्पायर्स और कॉन्टिनेंट्स में तेजी से फैल गया। दुनिया भर के सोल्जर्स कॉन्फ्लिक्ट में खींचे गए। वॉर ग्लोबल था क्योंकि एम्पायर्स ग्लोबल थे। मिलिटरिज्म ने यूरोप को जकड़ लिया। नेशंस आर्मीज और नेवीज बनाने के लिए रेस कर रहे थे। जर्मनी के श्लीफेन प्लान जैसे वॉर प्लान्स ने डिप्लोमेसी के लिए बहुत कम जगह छोड़ी। जनरल्स ने पावर हासिल की और मोबिलाइजेशन नो रिटर्न का पॉइंट बन गया। सीक्रेट अलायंसेस सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए बनाए गए थे। इसके बजाय ओब्लिगेशंस का एक वेब बनाया। ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंटे ने नेशंस को रिजिड ब्लॉकेट्स में लॉक कर दिया। जब एक नेशन मूव करता था तो दूसरे फॉलो करते थे, गिरते हुए डोमिनोज की तरह। अलायंस सिस्टम पीस के लिए डिजाइन किया गया था, वॉर को इनएविटेबल बना दिया। डिप्लोमेट्स ने कंट्रोल खो दिया। मिलिट्री मशीन ने टेक ओवर कर लिया। दुनिया को ट्रीटीज और टाइम टेबल्स द्वारा कॉन्फ्लिक्ट में घसीटा गया। सिस्टम फेल हो गया और यूरोप ने कीमत चुकाई। समर 1914 यूरोप देशभक्ति के उत्साह में फूट पड़ा। भीड़ ने चीयर किया। यंग मैन एक शॉर्ट ग्लोरियस वॉर की उम्मीद में एनलिस्ट होने के लिए रश्ड। लीडर्स ने स्विफ्ट विक्ट्री का वादा किया। सोल्जर्स को विश्वास था कि वे क्रिसमस तक घर आ जाएंगे। वॉर फीवर की गर्मी में पुरानी राइवलरीज और क्लास डिवीजन फीके पड़ गए, लेकिन टुगेदर साइटमेंट के नीचे नए वेपन्स मंफिरा रहे थे। मशीन गन्स, आर्टिलरी, पॉइजन गैस।
आउटडेटेड टैक्टिक्स इंडस्ट्रियल स्लॉटर से मिले। रियलिटी हीरोइज्म और एडवेंचर के इल्यूजन्स को तोड़ देगी। दुनिया एक बुरे सपने के कगार पर खड़ी थी। क्विक विक्ट्री की उम्मीद ट्रेंचेस में मर जाएगी। वॉर 4 साल तक चलेगा, जो पहले कभी न देखे गए स्केल पर सफरिंग लाएगा। पूरे यूरोप में लाइट्स बुझ गईं। वीडियो देखने से एक पहले लंबी अगर आपको अंधेरी इस रात तरह की शुरू हो वीडियो गई में थी। रुचि है तो दुनिया कभी सेम नहीं। को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ सिर्फ कीचड़, मिट्टी और डर है। हर सुबह जब सूरज निकलता तो उसकी किरणें भी इस गहरे अंधेरे को चीर नहीं पाती थीं। यहां हर सांस के साथ डर और बेचैनी महसूस होती थी और हर कदम पर मौत का साया मंडराता था। साल 1914, यूरोप की धरती पर खाइयों की एक लंबी रेखा, स्विट्जरलैंड से उत्तरी सागर तक। ये खाइयां युद्ध का नया चेहरा बन गई थीं, जिनमें लाखों सैनिक फंस गए थे और जिनका कोई अंत नजर नहीं आता था। लाखों सैनिक इन्हीं खाइयों में रहते, खाते, सोते और लड़ते थे। तंग जगह, गीली मिट्टी और बदबूदार हवा में उनका हर दिन बीतता था। यहां न कोई आराम था, न कोई सुकून। बारिश में खाइयां पानी और कीचड़ से भर जाती। कई बार तो पानी इतना भर जाता कि सैनिकों को घंटों तक गीले कपड़ों में खड़ा रहना पड़ता। सैनिकों के पैर हमेशा गीले रहते, जिससे ट्रेंच फुट जैसी बीमारी हो जाती थी। यह बीमारी इतनी दर्दनाक थी कि कई बार पैर काटने तक की नौबत आ जाती थी। चूहे खाने पर टूट पड़ते, नींद अधूरी रहती और हर वक्त गोलियों तोपों की आवाज गूंजती थी। इन खाइयों में चूहों की भरमार थी, जो सैनिकों के खाने और उनके सामान को कुतर डालते थे। कांटेदार तारों के पीछे नो मैन्स लैंड, एक ऐसी जगह जहां लाशें, टूटे हथियार और मौत का सन्नाटा पसरा रहता। वहां कोई जिंदा नहीं बचता था, सिर्फ डर और तबाही का मंजर था। वहां कदम रखना मौत को दावत देना था। हर सैनिक जानता था कि एक बार बाहर निकले तो लौटना लगभग नामुमकिन है। सैनिकों की आंखों में उम्मीद नहीं, बस थकान और खालीपन था। उनकी आंखों में बीते दिनों की यादें और आने वाले कल का डर साफ झलकता था। वे अपने घरों से दूर एक ऐसे युद्ध में फंसे थे जिसे उन्होंने शुरू नहीं किया था। हर पत्र, हर तस्वीर उन्हें घर की याद दिलाती थी और दिल में एक टीस छोड़ जाती थी। हर सुबह यही सवाल, क्या आज का सूरज देख पाएंगे? हर सुबह एक नई चुनौती, एक नई अनिश्चितता लेकर आती थी। हर रात घर की याद और डर, रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाज और अपने परिवार की यादें उन्हें सोने नहीं देती थीं। यह युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं, उनके दिलों और दिमाग में भी लड़ा जा रहा था। हर सैनिक अपने भीतर एक अलग जंग लड़ रहा था, डर, अकेलापन और टूटती उम्मीदों के खिलाफ। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां मौत जिंदगी से ज्यादा करीब थी। हर दिन अपने किसी साथी को खो देने का डर हर पल मन में घर कर जाता था। खाइयों की यह भयावहता एक पूरी पीढ़ी को भीतर से तोड़ रही थी। यह युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि इंसान की आत्मा और हौसले का भी इम्तिहान था। यह युद्ध पहले से अलग था, इसके हथियार भी। पुराने जमाने की तलवारें और बंदूकें अब इतिहास बन चुकी थीं। अब मैदान में ऐसी मशीनें थीं जिनकी कल्पना भी पहले नहीं की गई थी। मशीन गन 1 मिनट में सैकड़ों गोलियां बरसा सकती थी, जिससे बहादुरी का कोई मतलब नहीं रह गया था। एक अकेला सैनिक पूरी पलटन को रोक सकता था। युद्ध अब ताकत या हिम्मत का नहीं, बल्कि तकनीक और मशीनों का खेल बन गया था। जहरीली गैस, क्लोरीन और मस्टर्ड गैस हवा में फैलती, फेफड़ों को जला देती, आंखों को अंधा कर देती। सैनिकों के लिए हर सांस जानलेवा बन गई थी। हवा में मौत घुल चुकी थी, जिससे कोई भी सुरक्षित नहीं था। गैस मास्क भी हमेशा कारगर नहीं थे। कई बार मास्क फट जाते या गैस अंदर घुस जाती। सैनिकों की बेबसी साफ दिखती थी। टैंक, लोहे का चलता फिरता किला, पहली बार मैदान में उतरा। इन टैंकों ने युद्ध के नियम ही बदल दिए। कांटेदार तारों को रौंदता, दुश्मन को हैरान करता, लेकिन विनाश और भय भी साथ लाता। टैंक के पीछे पीछे सैनिक आगे बढ़ते, लेकिन हर कदम पर खतरा मंडराता रहता। आसमान भी अब युद्ध का मैदान था। अब लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, बादलों के बीच भी लड़ी जा रही थी। हवाई जहाज जासूसी से आगे बढ़कर बम गिराने लगे। पायलटों की डॉग फाइट आम हो गई। ऊपर से गिरते बमों ने युद्ध को और भी खतरनाक बना दिया। मशीन गन, गैस, टैंक, हवाई जहाज, इन सब ने युद्ध को मशीनी और अमानवीय बना दिया।
इंसान की जान अब मशीनों के आगे बेमानी हो गई थी। विज्ञान की तरक्की अब मौत का औजार बन चुकी थी। फैक्ट्रियों में हथियार बनते और मैदान में तबाही मचाते युद्ध का हर नया हथियार इंसानियत को और पीछे छोड़ता गया। सैनिकों की आंखों में डर और थकान साफ झलकती थी। यह युद्ध तकनीक और विनाश का सबसे डरावना मेल था। इंसान ने जो बनाया वही अब उसके खिलाफ खड़ा था। वर्दन 10 महीने तक चली। 7 लाख से ज्यादा सैनिक मारे या घायल। हर इंच जमीन के लिए लड़ाई, आसमान धुएं से भरा, जमीन लाशों से। सोम, ब्रिटिश सेना का सबसे काला दिन। पहले ही दिन 60,000 सैनिक हताहत। 4 महीने में 10 लाख से ज्यादा हताहत। जीत किसी की नहीं, सिर्फ इंसानियत की हार। गैलीपोली, मित्र राष्ट्रों का तुर्की पर हमला। 8 महीने की लड़ाई, हार मानकर लौटना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के एनजैक सैनिकों की कुर्बानी। इन लड़ाइयों ने दिखाया कि आधुनिक युद्ध कितना विनाशकारी और निरर्थक हो सकता है। राष्ट्रवाद और गौरव के नाम पर लाखों निर्दोष मारे गए। जो नौजवान उत्साह से गए वे या तो लौटे नहीं या टूटे हुए लौटे। इन लड़ाइयों के नाम आज भी त्रासदी की याद दिलाते हैं। शांति का महत्व इन खून से लिखी कहानियों में छुपा है। यह सिर्फ यूरोप का नहीं, एक सच्चा विश्व युद्ध था। ब्रिटिश और फ्रांसीसी साम्राज्यों ने अपनी कॉलोनियों से लाखों सैनिक बुलाए। भारत से 15 लाख से ज्यादा सैनिक, अफ्रीका से भी लाखों। वे अनजान जमीन, अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़े। इन सैनिकों को अक्सर सबसे खतरनाक मोर्चों पर भेजा जाता था। अफ्रीकी और एशियाई सैनिकों ने भीषण ठंड, नस्लीय भेदभाव और कठिनाइयों का सामना किया। भारत के खुदादाद खान विक्टोरिया क्रॉस जीतने वाले पहले भारतीय बने। कई और भी वीरता के लिए सम्मानित हुए। युद्ध के बाद वादे टूटे। आजादी और अधिकार नहीं मिले, बल्कि दमन और उपेक्षा मिली। अफ्रीका और भारत में औपनिवेशिक शासन जारी रहा। इन गुमनाम नायकों का बलिदान इतिहास में अक्सर भुला दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध की कहानी इन भूले बिसरे सैनिकों के बिना अधूरी है। 1917 युद्ध का निर्णायक मोड़। अमेरिका ने जर्मनी की पनडुब्बी हमलों और जिम्मरमन टेलीग्राम के बाद युद्ध में प्रवेश किया। अमेरिकी सैनिकों के आने से मित्र राष्ट्रों को नई ऊर्जा और संसाधन मिले। रूस में क्रांति, जार का पतन, बोल्शेविक सत्ता में। लेनिन ने रूस को युद्ध से बाहर निकाला। मार्च 1918 रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट-लिटोव्स्क संधि। रूस युद्ध से बाहर। जर्मनी ने पूर्वी मोर्चे से सेना हटाकर पश्चिमी मोर्चे पर भेजी। जर्मनी को लगा अब जीत संभव है, लेकिन अमेरिका की ताजा ताकत ने युद्ध का संतुलन बदल दिया। युद्ध अब अपने सबसे खूनी और निर्णायक चरण में था। रूस के हटने के बाद जर्मनी ने 1918 के वसंत में स्प्रिंग ऑफेंसिव शुरू किया। पेरिस तक पहुंचने की आखिरी कोशिश। शुरुआत में जर्मन सेना ने तेजी से बढ़त बनाई, लेकिन जल्द ही थकान और रसद की कमी ने उन्हें रोक दिया। मित्र राष्ट्रों ने फर्डिनेंड फोच के नेतृत्व में मोर्चा संभाला। अमेरिकी सैनिकों की ताजा ताकत ने जर्मन हमले को रोक दिया। जुलाई तक जर्मनी की गति थम गई। उनके सबसे अच्छे सैनिक खो चुके थे। अगस्त में मित्र राष्ट्रों का 100 डेज ऑफेंसिव, टैंक, हवाई जहाज, तोपखाने का समन्वित हमला। जर्मन सेना पीछे हटने लगी। मनोबल टूट गया। देश के अंदर भूखमरी और अशांति फैल गई। जर्मन नेताओं को एहसास हो गया अब हार निश्चित है। 100 दिनों के हमले के बाद जर्मन सेना बिखर गई। सहयोगी देश एक एक कर आत्मसमर्पण कर रहे थे। जर्मनी में विद्रोह और क्रांति। कैसर विल्हेम देश छोड़कर भागे। नई सरकार ने शांति के लिए बातचीत शुरू की। फ्रांस के कॉम्पियन जंगल में रेलवे गाड़ी में युद्ध विराम की कठोर शर्तें रखी गईं। जर्मनी को सब कुछ सौंपना पड़ा। 11 नवंबर 1918 सुबह 11 बजे युद्ध विराम लागू। आखिरी पल तक लड़ाई, फिर अचानक खामोशी। यूरोप में जश्न, लेकिन खाइयों के सैनिकों के लिए यह खालीपन और थकान का समय था। उन्होंने बहुत कुछ खोया था। दोस्त, सपने, मासूमियत। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन उसके घाव और यादें हमेशा के लिए रह गईं। युद्ध के बाद विजेता देश पेरिस में इकट्ठा हुए। वर्साई की संधि तैयार हुई। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, हर देश का अपना एजेंडा। फ्रांस चाहता था जर्मनी को सजा मिले। जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया। भारी हर्जाना और इलाके छीन लिए गए।
सेना सीमित, टैंक हवाई जहाज पनडुब्बियां प्रतिबंधित, राइनलैंड सेना मुक्त। इन शर्तों ने जर्मनी में अपमान और बदले की भावना भर दी। वर्साई की संधि ने शांति नहीं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए। हिटलर जैसे नेताओं ने इसी अपमान का फायदा उठाया। शांति की जगह यह संधि एक नई त्रासदी की शुरुआत बन गई। युद्ध के बाद बची सिर्फ खामोशी, एक ऐसी खामोशी जिसमें लाखों अधूरी चीखें और अनकही कहानियां दबी रह गईं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए या घायल हुए। यह सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि हर एक नाम के पीछे एक परिवार, एक सपना और एक अधूरी उम्मीद थी। 2 करोड़ अधूरी कहानियां थीं जिन्हें कभी पूरा होने का मौका नहीं मिला। उन सैनिकों को याद करें जो खाइयों में मरे, जिनकी आखिरी सांसें कीचड़ और बारूद के बीच थम गईं। नाविक जो समंदर में डूबे, जिनकी यादें लहरों के साथ कहीं खो गईं। पायलट जो आसमान से गिरे, डॉक्टर, नर्सें, आम नागरिक जिन्होंने दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। हर किसी की कुर्बानी को याद रखना जरूरी है। भारत, अफ्रीका और एशिया से आए सैनिक जिनकी पहचान तक अक्सर भुला दी गई। दुनिया के कोनों से आए गुमनाम नायक भी इस कहानी का हिस्सा है। उनकी बहादुरी और दर्द को भी हमें याद रखना चाहिए। सबसे बड़ा सबक, युद्ध कभी समाधान नहीं, सिर्फ विनाश लाता है। गांव, शहर और पीढ़ियां तबाह हो गईं। राष्ट्रवाद और नफरत की अंधी दौड़ जिसने इंसानियत को बांट दिया, मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। शांति, समझ और संवाद ही आगे का रास्ता है। यही वो सबक है जो हमें इतिहास से सीखना चाहिए। ये कहानी एक मौन प्रार्थना के साथ खत्म होती है उन सभी के लिए जिन्होंने सबसे बड़ी कीमत चुकाई। उनकी कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि इंसानियत सबसे ऊपर है। उनकी याद हमें सही राह पर चलने की प्रेरणा देती है ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोहराई न जाए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम शांति, सहानुभूति और एकता के रास्ते पर आगे बढ़ें।